हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल काइजन टेक एड में। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस, जिसको हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। लोड स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेस। अब उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में वृस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस। चलिए देखते हैं वृस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस क्या होता है और उसके बारे में डिस्कस करते हैं एंड एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करते हैं। तो ये है आपका वृस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस। अब इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके हमेशा आ जाते हैं वृस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस से। वृस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अब अगर बात की जाए वृस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस को समझना है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको लोड स्ट्रेस क्या होता है, वार्पिंग स्ट्रेस क्या होता है और फ्रिक्शनल स्ट्रेस क्या होता है, ये समझना पड़ेगा। तो लोड स्ट्रेस का लेक्चर आपको, प्रीवियस लेक्चर आपको देख सकते हैं, लोड स्ट्रेस का, वार्पिंग स्ट्रेस का और फ्रिक्शनल स्ट्रेस का, तीनों का मैंने डिटेल लेक्चर आपको हाईवे इंजीनियरिंग के रिजिड पेमेंट का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैंने तीनों के बारे में डिटेल डिस्कस किया है कि लोड स्ट्रेस क्या होता है, वार्पिंग स्ट्रेस क्या होता है एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेस क्या होता है। बट अगर हमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस पढ़ना है तो जनरली मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो लोड स्ट्रेस जो होता है आपका, लोड स्ट्रेस जो होता है, लोड स्ट्रेस होता है आपका जो व्हीकल के मूव होते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो हमारे व्हीकल मूव होते हैं, तो व्हीकल के व्हील लोड के कारण जो हमारे पेमेंट में स्ट्रेस डेवलप्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोड स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? लोड स्ट्रेस। मतलब जनरल सी बात है कि आपका पेमेंट है और पेमेंट में जो आपके व्हीकल मूव हो रहे हैं तो उनका जो व्हील लोड पड़ता है, व्हील लोड के कारण जो स्ट्रेस डेवलप्ड होता है हमारे पेमेंट में, उसको आप बोलते हैं लोड स्ट्रेस। वार्पिंग स्ट्रेस किसको बोलते हैं आप? वार्पिंग स्ट्रेस आपको होता है जो आपके डे और नाइट का जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है उसके कारण जो पेमेंट में स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप बोलते हैं वार्पिंग स्ट्रेस। और फ्रिक्शनल स्ट्रेस किसको बोलते हैं आप? कि जो आपका सीजनल टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। तो सीजनल टेम्परेचर का मतलब समर का सीजन हो गया, विंटर का सीजन, तो सीजनल टेम्परेचर का वेरिएशन हो गया, उसके कारण जो पेमेंट में आपके स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप बोलते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेस। और इन्हीं का एक कॉम्बिनेशन होता है व्रस्ट कॉम्बिनेशन। ये व्रस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है इसको समझा दो। जनरली आपका जो पेमेंट डिजाइन कर रहे हैं, आपका आंसर है रिजिड पेमेंट है। रिजिड पेमेंट किसका? सीमेंट कंक्रीट की पेमेंट है। और सीमेंट कंक्रीट की पेमेंट है तो आपको पता है कि कंक्रीट आपका कहाँ फेलियर होता है, टेंशन में या कंप्रेशन में। जनरली आपको पता है कि आपके कंक्रीट को कंप्रेशन में कोई फेलियर के चांसेस नहीं होते। कंक्रीट आपका कंप्रेशन के साइड देखा जाए तो सेफ होता है। बट अगर टेंशन की बात की जाए तो जहां टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है उस केस में आपका कंक्रीट क्या होता है? वीक होता है। तो फेलियर के चांसेस कहाँ बनते हैं? जहां पे आपका टेंशन डेवलप होता है। जिस पॉइंट पे आपका टेंशन डेवलप होता है, उस टाइप का जो स्ट्रेस डेवलप होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है आपका व्रस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस। किस केस में? रिजिड पेमेंट के केस में। अब ये कैसे क्रॉस कॉम्बिनेशन बनता है, तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि लोड स्ट्रेस जो होता है, ये जो लोड स्ट्रेस होता है इसमें आपका क्या होता है कि इसमें आपका टॉप पे और बॉटम पे जो नेचर होता है लोड स्ट्रेस का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। सेम आपका वार्पिंग स्ट्रेस का भी टॉप पे और बॉटम पे जो स्ट्रेस का नेचर होता है वो डे एंड नाइट टाइम पे क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। एंड ऐसे ही सेम आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस भी आपका समर सीजन में और आपका ये विंटर सीजन में टॉप और बॉटम के पेमेंट में जो स्ट्रेस होता है उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? आपका डिफरेंट डिफरेंट नेचर के होते हैं। तो उन नेचर के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। हम इस बारे में देखते हैं कि कौन कौन से नेचर हमारे बनते हैं। अब वो नेचर हमारे जो होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जब पेमेंट के टॉप पे भी होता है और बॉटम पे भी होता है, राइट। और टॉप और बॉटम पे तो होता ही है, उसके साथ साथ हमारा जो रोड होती है उस रोड के पेमेंट के जो सेक्शन डिवाइड होते हैं, जैसे उसमें हमारा इंटीरियर सेक्शन हो गया, राइट। उसके बाद हमारा ये एज सेक्शन हो गया और उसके बाद हमारा कॉर्नर सेक्शन। इन इंटीरियर पे, एज पे, कॉर्नर पे, टॉप एंड बॉटम का जो पेमेंट है उस पे लोड, वार्पिंग और फ्रिक्शन सभी का क्या है? नेचर होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर के होते हैं। अब ये इंटीरियर, एज और कॉर्नर क्या है, तो ये आपको बता दूं कि आपका जनरली क्या होता है, ये जो आपका यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपका, ये आपका मान लीजिए क्या होगा, ये आपका पेमेंट हो गया, राइट।
ये आपका पेमेंट हो गया। तो जो पेमेंट का जो सेंटर का पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है, ये जो सेंटर का पोर्शन होता है, जो इसको हम बोलते हैं इंटीरियर, क्या बोलते हैं, इंटीरियर सेक्शन। तो ये पेमेंट का इंटीरियर सेक्शन कहलाता है, राइट। अगर बात की जाए इस पोर्शन की, ये जो पोर्शन होता है रोड का, जो आपके रोड का ये पोर्शन होता है, जो पेमेंट की जो स्लैब होती है, उसका जो ये पोर्शन होता है हमारा, ये वाला पोर्शन, और एक साइड में देखा जाए तो ये जो पोर्शन हो गया, या बात की जाए इस साइड के ये पोर्शन हो गया, तो ये जो सभी पोर्शन होते हैं, ये सभी आपके एज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एज का पोर्शन। तो ये हमारे एज हो जाते हैं, राइट। अब कॉर्नर, कॉर्नर तो आपको समझ में आया होगा कि जो इस पोर्शन की बात की जा रही है, इस पोर्शन की बात की जा रही है, इसकी जो इस पोर्शन कॉर्नर की बात की जा रही है, पेमेंट की, हमारे पेमेंट जो हमारी डिजिट पेमेंट है उसकी जो कॉर्नर की बात को दे, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये जो चारों साइड जो आपको कॉर्नर है, ये आपका कॉर्नर सेक्शन कहलाता है। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पोर्शन है, यहाँ पे ये पोर्शन हो गया आपका, ये पोर्शन हो गया, ये और ये वाला पोर्शन होगा, ये आपका एज कहलाता है। सेंटर का जो पोर्शन है इसको आप इंटीरियर बोलते हैं, और जो आपका कॉर्नर पोर्शन है इसको आप कॉर्नर सेक्शन बोलते हैं। तो इन सभी पे जो स्ट्रेस डेवलप होता है, इन सभी पे जो हमारा स्ट्रेस डेवलप होता है, जैसे एज पे, इंटीरियर पे और ये कॉर्नर पे, जो स्ट्रेस डेवलप होता है रोड के टॉप पे और रोड के बॉटम पे, टॉप पे बॉटम पे, टॉप पे बॉटम, सभी पे हमारा स्ट्रेस डेवलप होता है। उसका जो नेचर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर के होते हैं। तो उनके बारे में हम लोग जनरली अब डिस्कस करते हैं। तो आपको बता दूं मैं कि अगर हम पहले लोड स्ट्रेस की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, लोड स्ट्रेस की। जब सब इनको सबका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, जब उसके बाद आपको व्रस्ट कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लोड स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। तो लोड स्ट्रेस में देखते हैं किस सेक्शन पे, इंटीरियर सेक्शन पे देखते हैं। इंटीरियर सेक्शन पे टॉप और बॉटम किसका है, पेमेंट का, पेमेंट का टॉप का पोर्शन और पेमेंट के बॉटम का पोर्शन कहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, इंटीरियर सेक्शन पे देख रहे हैं। तो जो लोड स्ट्रेस का नेचर होता है, टॉप पे क्या होता है, कंप्रेशन होता है, और बॉटम पे क्या होता है, टेंसाइल होता है। तो कंप्रेशन स्ट्रेस टॉप पे होता है, बॉटम पे क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस होता है। कहाँ पे, इंटीरियर पे, और किस पे, लोड स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट में। लोड स्ट्रेस में आगे बढ़िए तो देखेंगे आप एज में, एज में टॉप एंड बॉटम है। टॉप पे क्या होता है आपका, कंप्रेशन नेचर का होता है, और बॉटम पे क्या होता है, टेंशन का। तो मतलब आपको साफ समझ में आ रहा है कि इंटीरियर पे और एज पे जो लोड स्ट्रेस होता है, वो टॉप और बॉटम पे क्या होता है, दोनों पे सेम होता है। टॉप पे कंप्रेशन, बॉटम पे टेंशन, टॉप पे कंप्रेशन एंड बॉटम पे टेंशन, इंटीरियर और एज दोनों में क्या होता है, सेम होता है। बट अगर हम बात करते हैं कॉर्नर पोर्शन की, किसकी, कॉर्नर पोर्शन की बात करते हैं, तो कॉर्नर पोर्शन पे जो लोड स्ट्रेस डेवलप्ड होता है, वो टॉप पे क्या होता है, टेंसाइल होता है, और बॉटम पे क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। तो इस सब का हम डिटेल डिस्कस भी कर लिए थे अपने लोड स्ट्रेस के टॉपिक पे, राइट, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर देख के उसको इजीली देख सकते हैं। तो ये था लोड स्ट्रेस का नेचर इंटीरियर, एज और कॉर्नर पे। सेम ऐसा आपका वार्पिंग स्ट्रेस का भी नेचर होता है। और वार्पिंग स्ट्रेस जो होता है आपका डे नाइट टेम्परेचर के वेरिएशन होता है। तो डे पे उसका नेचर डिफरेंट होगा, और नाइट पे टेम्परेचर, नाइट पे टेम्परेचर लो होता है तो उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो डे नाइट पे जो डिफरेंट डिफरेंट हमारा टेम्परेचर का क्या, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होता है, तो उसके कारण डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, नेचर होता है स्ट्रेस का। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर इंटीरियर सेक्शन की बात करते हैं, ओनली इंटीरियर सेक्शन की, किसके केस में, इस बार बात करते हैं हम लोग वार्पिंग स्ट्रेस में। तो डे टाइम पे इंटीरियर सेक्शन में आपका डे टाइम पे टॉप पे क्या होता है, कंप्रेशन, और बॉटम पे क्या होता है, टेंशन। और एज एज सेक्शन में वार्पिंग स्ट्रेस, टॉप पे क्या होता है आपका, कंप्रेशन, एंड बॉटम पे क्या होता है, टेंशन। और कॉर्नर पॉइंट सेक्शन की बात की जाए तो कॉर्नर सेक्शन में वह जो वार्पिंग स्ट्रेस डेवलप होता है डे टाइम में, वो होता है टॉप पे क्या होता है, कंप्रेशन, और बॉटम पे क्या होता है आपका, टेंसाइल। ये बात समझ में आई आपको। सेम ऐसा आपका नाइट में होता है। नाइट में इंटीरियर सेक्शन में आपका टॉप पे होता है टेंशन, और बॉटम पे कंप्रेशन। एज में भी सेम ऐसा, आपका टॉप पे टेंशन, बॉटम पे कंप्रेशन। बट कॉर्नर में क्या होता है आपका, कॉर्नर में आपका टॉप पे होता है टेंशन, और बॉटम पे क्या होता है, कंप्रेशन। तो ये वार्पिंग स्ट्रेस का नेचर हुआ। सेम ऐसा होता है आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस का। और फ्रिक्शनल स्ट्रेस का कब बनता है आपका, जब समर और विंटर मतलब सीजनल टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो होता है आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो समर सीजन पे जो नेचर होगा वो डिफरेंट होगा, और विंटर सीजन पे नेचर होगा वो डिफरेंट होगा। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कि जो आपका इंटीरियर पोर्शन है, इंटीरियर के सेक्शन है, उस इंटीरियर सेक्शन में जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस समर के सीजन में होता है वो क्या होता है, टॉप पे भी कंप्रेशन, बॉटम पे भी कंप्रेशन। एज में भी टॉप पे कंप्रेशन, बॉटम में भी कंप्रेशन। अगर बात की जाए विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन में इंटीरियर पे क्या होता है आपका, टॉप पे भी टेंशन, बॉटम पे भी टेंशन। और एज में भी टॉप पे टेंशन, बॉटम में भी टेंशन। लेकिन जैसे ही आपको मैं बताया कॉर्नर, कॉर्नर सेक्शन पे
अगर फ्रिक्शनल स्ट्रेस की बात की जा रही हो कॉर्नर सेक्शन पे, अगर फ्रिक्शनल स्ट्रेस की बात की जो, चाहे वो भले ही समर सीजन की बात हो या विंटर सीजन की, दोनों पे स्ट्रेस क्या होता है हमारा, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस पे, जो कॉर्नर पे जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या होता है आपका, जीरो होता है। ना ही वहाँ पे कंप्रेशन होता है, ना ही आपका वहाँ पे टेंशन डेवलप होता है, चाहे वो समर सीजन की बात कर रहा हो चाहे विंटर सीजन की। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है। तो ध्यान रखना है आपको कि फ्रिक्शनल स्ट्रेस कॉर्नर पोर्शन पे ओनली क्या होता है आपका, जीरो होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको डिस्कस किया पहले, लोड स्ट्रेस का नेचर, वार्पिंग स्ट्रेस का नेचर और फ्रिक्शनल स्ट्रेस का नेचर। अब बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, व्रस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस। क्या बात करूंगा, व्रस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस क्या होता है। तो देखिए व्रस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस आपका कुछ नहीं होता, सेम आपको अगर नेचर पता है लोड स्ट्रेस का, आपको पता है नेचर वार्पिंग स्ट्रेस का, नेचर पता है आपको फ्रिक्शनल स्ट्रेस का, उसमें से आप देखेंगे कि आपको जैसे कि बताया कि रिजिड पेमेंट है, रिजिड पेमेंट में किसका पेमेंट है आपका, सीमेंट कंक्रीट का। ये कहाँ फेलियर चांस होता है, यहाँ पे जो कंक्रीट जो होती है आपकी वो कंप्रेशन पे क्या होती है, सेफ होती है, बट टेंशन पे क्या होती है आपकी, फेलियर चांसेस होते हैं। तो जो तीनों पे, तीनों स्ट्रेस, लोड स्ट्रेस पे आपका, ये देखिए आपके लोड स्ट्रेस, ये आपका लोड स्ट्रेस हो गया, आपका वार्पिंग स्ट्रेस हो गया, फ्रिक्शनल स्ट्रेस, तीनों पे अगर टेंशन का कॉम्बिनेशन बनेगा, तीनों पे अगर टेंशन का कॉम्बिनेशन बनेगा, चाहे वो डे टाइम पे बने, चाहे वो नाइट टाइम पे बने, चाहे वो समर सीजन में बने, चाहे विंटर में, पर तीनों पे बनना चाहिए। लोड में भी बनना चाहिए, वार्पिंग में भी बनना चाहिए और फ्रिक्शनल में बनना चाहिए। अगर तीनों पे टेंशन का कॉम्बिनेशन बनता है तो वही आपका कहलाता है व्रस्ट कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं किस पे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटीरियर पोर्शन की। किसकी बात करते हैं, इंटीरियर पोर्शन की। अगर हम लोग सबसे पहले इंटीरियर पोर्शन की बात करते हैं तो इंटीरियर पोर्शन में देखेंगे आप, टॉप पे अगर देखते हैं, टॉप पे आप देखेंगे टॉप पे क्या क्या नेचर है। तो टॉप पे देखेंगे तो टॉप पे लोड स्ट्रेस क्या है, लोड स्ट्रेस टॉप पे आपका क्या है, तो लोड स्ट्रेस जो है आपका वो टॉप पे है आपका क्या, कंप्रेशन। दिख रहा है आपका, लोड स्ट्रेस जो है आपका टॉप पे क्या है आपका, कंप्रेशन है, दिख रहा है आपको। वार्पिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो टॉप पे क्या है आपका, इंटीरियर पोर्शन में कंप्रेशन है, डे टाइम पे, किस पे, डे टाइम पे देखिए दिख रहा है आपको कंप्रेशन है। पर आप अगर बात करें नाइट टाइम पे, तो नाइट टाइम पे क्या है आपका, टेंशन है। ठीक है, अगर फ्रिक्शनल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं आप, इंटीरियर के टॉप पे ओनली बात कर रहे हैं आप, तो टॉप पे समर सीजन में क्या है, कंप्रेशन है, और विंटर सीजन में क्या है आपका, टेंशन है। ये, अब इसका कॉम्बिनेशन देखिए, चेक करते हैं। तो कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, तो कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप देखिए कि अगर आप बात करते हैं लोड स्ट्रेस पे, तो लोड स्ट्रेस है टॉप पे क्या है, कंप्रेशन है। टॉप पे क्या है आपका, देखिए कंप्रेशन है। अगर बात की जाए वार्पिंग स्ट्रेस के, तो वार्पिंग स्ट्रेस डे में तो कंप्रेशन है, राइट, पर नाइट में क्या है आपका, टेंशन है। तो यहाँ पे नाइट में देखिए क्या है आपका, टेंशन में है। अगर फ्रिक्शनल स्ट्रेस की बात करें, समर में क्या है आपका, कंप्रेशन है, बट विंटर में क्या है आपका, टेंशन है। तो यहाँ पे टॉप पे क्या है, विंटर के इसमें टेंशन है। पर आप देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, कि मात्र आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस विंटर में कहाँ है, टॉप पे टेंशन में है, वार्पिंग स्ट्रेस भी नाइट में क्या है आपका, टेंशन में है। लेकिन अगर लोड स्ट्रेस है तो टॉप में क्या है आपका, देखिए यहाँ पे कंप्रेशन है। अब यहाँ पे आपका अगर लोड स्ट्रेस टॉप पे कंप्रेशन है, तो तीनों पे तो आपका टेंशन डेवलप कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। अगर तीनों पे कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया तो ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये आपको पता है कि ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस नहीं है। तो टॉप पे तो वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस नहीं बन पाया, किसके लिए, केस में, इंटीरियर के केस में। लेकिन अब बॉटम पे देख लेते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग बॉटम पे, बॉटम पे बात करते हैं। तो बॉटम पे जब आप बात करेंगे तो ध्यान समझिएगा, लोड स्ट्रेस आप देख रहे हैं इंटीरियर के सेक्शन में, बॉटम पे, बॉटम पे देखिए आपको दिख रहा है ये टेंशन में है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। वार्पिंग स्ट्रेस डे टाइम पे बॉटम पे देखेंगे तो क्या है, टेंशन में है, ठीक है। नाइट टाइम पे बॉटम पे क्या है, कंप्रेशन में है, तो इसको तो लेना नहीं है क्योंकि हमें वर्स्ट कॉम्बिनेशन बनाना है, राइट। फ्रिक्शनल स्ट्रेस की बात करें तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस देखिए आपका समर के सीजन में बॉटम पे क्या है आपका, कंप्रेशन है, तो इसको तो नहीं पिक करेंगे आप। अगर फ्रिक्शनल स्ट्रेस विंटर में देखेंगे तो विंटर में आपका क्या दिख रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है। तो देखिए अब इस बार देखिए क्या कॉम्बिनेशन बन गया, कि फ्रिक्शनल स्ट्रेस भी विंटर टाइम पे क्या बन गया, बॉटम पे टेंशन है, वार्पिंग स्ट्रेस में भी डे टाइम पे बॉटम पे क्या है, टेंशन है, और लोड स्ट्रेस में भी बॉटम पे क्या टेंशन है। तो देखिए लोड स्ट्रेस में भी टेंशन, वार्पिंग स्ट्रेस में भी टेंशन, और फ्रिक्शनल स्ट्रेस टेंशन, मतलब तीनों में आपका देखिए टेंशन स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा है, तीनों में। तो यही आपका इंटीरियर सेक्शन के केस में क्या होगा, यही आपका इंटीरियर सेक्शन के केस में होगा, व्रस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस होगा। क्या होगा, व्रस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस। कब बना व्रस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस, आपका बना बॉटम पे, कहाँ बना, बॉटम पे, कब बना, बॉटम पे बना है सबसे पहले, बस इंटीरियर सेक्शन में बना है, वो आपका बना है बॉटम पे। कहाँ पे बना है, डे टाइम पे, और किस सीजन में बना है, विंटर सीजन में बना है, किसमें बना है, विंटर सीजन में। तो
तो आपका ये जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस बना है बॉटम पे बना है, कहाँ पे बना है, डे टाइम पे बना है, और कहाँ पे बना है, सीजन में, विंटर सीजन में। तो देखिए तीनों पे क्या आ रहा है, टेंशन नंबर का कॉम्बिनेशन बन गया। तो यही ऑल ओवर आपका होता है वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस। तो देखिए अगर आप बात करें हैं इंटीरियर सेक्शन की, तो इंटीरियर सेक्शन पे वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस तो तीनों का ऐड होता है, जो लोड स्ट्रेस, लोड स्ट्रेस के साथ साथ क्या है आपका वार्पिंग स्ट्रेस, और वार्पिंग स्ट्रेस के साथ साथ क्या है लोड प्लस वार्पिंग प्लस फ्रिक्शनल। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना वर्स्ट कॉम्बिनेशन स्ट्रेस। ये बना एट बॉटम ड्यूरिंग डे टाइम इन विंटर। तो देखिए एट बॉटम ड्यूरिंग डे टाइम एंड विंटर पे आपका वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस बना किसके केस में, इंटीरियर के केस में। तो ये आपको दिख रहा है कि इंटीरियर केस में वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस क्या बना, एट बॉटम ड्यूरिंग डे टाइम इन विंटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप ऐसे आप देखते हैं वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस। तो आपको समझ में आ गया कि इंटीरियर पे आपने कैसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस को देखा, जो कि बना है आपका बॉटम पे ड्यूरिंग डे टाइम पे एंड विंटर में, राइट। अब सेम आप कॉन्सेप्ट उठाएंगे एज के लिए, किसके लिए उठाएंगे, एज के लिए। तो एज के लिए जब कॉन्सेप्ट उठाएंगे तो एज के लिए भी आप कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आप सबसे पहले टॉप पे देखेंगे, तो टॉप पे जब देख रहे हैं तो आप लोड स्ट्रेस कहाँ है, कंप्रेशन है, और वर्किंग स्ट्रेस टॉप पे कंप्रेशन है डे टाइम पे, बट नाइट पे तो क्या है आपका टेंशन में है। फ्रिक्शनल भी आपका समर में कंप्रेशन है, नाइट में क्या है आपका, सॉरी विंटर में क्या है आपका टेंशन में है। पर देखिए यहाँ पे फ्रिक्शनल स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन बना, टेंशन यहाँ पे बना, वार्पिंग का भी टेंशन यहाँ पे बना टॉप पे। बट जैसे ही आप लोड में गए तो लोड में आप क्या बन दिख रहा है आपको, कंप्रेशन। तीनों पे टेंशन का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, तो मतलब टॉप पे आपका वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस नहीं बन पा रहा है। लेकिन जैसे ही आप बॉटम पे डिस्कस करने वाले हैं, किस पे डिस्कस करने वाले हैं, बॉटम पे। अब बॉटम पे डिस्कस करने वाले हैं एज पोर्शन पे, तो लोड स्ट्रेस बॉटम पे क्या है आपका, एज पोर्शन पे टेंशन डेवलप कर रहा है, राइट। वार्पिंग स्ट्रेस में आप आएंगे, वार्पिंग स्ट्रेस के बॉटम में देखेंगे डे टाइम में वहां भी क्या है आपका टेंशन में है आपको, और नाइट टाइम पे कंप्रेशन उसको आपको लेना नहीं है, क्योंकि कंप्रेशन के केस में तो आपका सेफ होते हैं। अगर फ्रिक्शन स्ट्रेस की बात करें समर में, तो वहां पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, कंप्रेशन दिख रहा है। बट जैसे विंटर में आए तो वहां भी आपको क्या दिख रहा है, टेंशन। अब देखिए तीनों में, लोड स्ट्रेस में भी टेंशन, वार्पिंग में भी टेंशन, और फ्रिक्शनल में भी टेंशन, तीनों का कॉम्बिनेशन बन गया कहाँ पे, बॉटम पे। तो देखिए बॉटम पे बना आपका, राइट। अब बॉटम पे बना कहाँ पे, डे टाइम पे, और कहाँ बना, विंटर में। तो जो सेम कॉन्सेप्ट आपका इंटीरियर में हुआ था वही सेम कॉन्सेप्ट कहाँ बना आपका, एज में भी क्या बना आपका, ब्रश कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। तो देखिए ब्रश कॉम्बिनेशन जो होता है आपका एज पोर्शन पे, वो आपका देखिए तीनों का जो कॉम्बिनेशन बना है, तीनों पोर्शन का जो कॉम्बिनेशन बना है आपका एज पोर्शन की बात की जा रही है यहाँ पे। एज पोर्शन कहाँ बना, एट बॉटम ड्यूरिंग डे टाइम इन विंटर, एट बॉटम ड्यूरिंग डे टाइम इन विंटर। तो जो कॉन्सेप्ट इंटीरियर का था वही सेम कॉन्सेप्ट आपका एज का भी था, ब्रश कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस का। तो ये आपको समझ में आ गया। अब लास्ट में आखिरी में हम बात करते हैं कॉर्नर की। अगर कॉर्नर की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देखें कॉर्नर पे, यहाँ पे कॉर्नर की बात कर रहे हैं तो कॉर्नर पे भी चेक कर लेते हैं। तो आपको जैसा अच्छी तरह पता है कि फ्रिक्शनल स्ट्रेस जो होता है वो डेवलप नहीं होता कहाँ पे, कॉर्नर पे। कॉर्नर पे फ्रिक्शनल स्ट्रेस कितना होता है, जीरो होता है, ये आपको पता है। तो इसको तो आप लेके चलेंगे नहीं। तो आपके पास ओनली अब दो बचते हैं कॉम्बिनेशन के लिए, एक बचता है आपके पास लोड स्ट्रेस का, एक बचता है आपके पास वार्पिंग स्ट्रेस का। तो इनके बारे में देखते हैं। तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि टॉप पे बात करते हैं, कहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, टॉप पे, कॉर्नर के टॉप पे बात कर रहे हैं। वो भी किस में देख रहे हैं हम लोग, लोड स्ट्रेस में देख रहे हैं। टॉप पे क्या डेवलप हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है टेंशन डेवलप हो रहा है, राइट। अगर वार्पिंग स्ट्रेस की बात करते हैं तो वार्पिंग स्ट्रेस का डे टाइम पे तो कंप्रेशन है, उसको आपको पिक नहीं करना है। अगर नाइट टाइम की बात करते हैं तो वो कहाँ हो रहा है, नाइट टाइम पे टॉप पे क्या हो रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है। तो देखिए दोनों में, क्योंकि आपको फ्रिक्शन स्ट्रेस तो आपका जीरो ही होता है, तो इसको तो आपको लेना ही नहीं है। अगर बात की जाए अब लोड वार्पिंग, तो टॉप पे यहाँ भी टेंशन है, देखिए आपको दिख रहा है, और वार्पिंग स्ट्रेस में नाइट टाइम पे भी आपको क्या है, टॉप पे दिख रहा है टेंशन। तो ये तो आपका क्या बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया दोनों पे। तो कॉर्नर पोर्शन की अगर बात की जाए, कॉर्नर पोर्शन की बात की जाए, तो कॉर्नर पे पोर्शन पे जो आपको वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस देखिए बन रहा है, वो बन रहा है यहाँ पे टॉप पे बन रहा है, और किस टाइम बन रहा है, नाइट टाइम पे। तो ये देखिए कॉर्नर पोर्शन पे आपका बन रहा है एट टॉप ड्यूरिंग नाइट टाइम पे बन रहा है। तो ये ऑल ओवर आपका कॉन्सेप्ट होता है ब्रस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस का। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये मैंने आपको सिखाया कि ब्रस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस कैसे आप देखते हैं और इसको कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। बॉटम पे आपका कॉर्नर पे बनेगा नहीं ब्रस्ट कॉम्बिनेशन, आप देख पा रहे हैं कि लोड स्ट्रेस बॉटम पे क्या है, कंप्रेशन, इसलिए आपका कॉम्बिनेशन तो बन ही नहीं पाएगा। तो आपको तीनों को समझ में आया कि इंटीरियर पे कहाँ बनता है ब्रश कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस, एट बॉटम बनता है ड्यूरिंग डे टाइम इन विंटर, ऐसे आपका एज में भी बनता है एट बॉटम ड्यूरिंग डे टाइम इन विंटर, और जो कॉर्नर पे बनता है वो आपका बनता है एट टॉप ड्यूरिंग नाइट टाइम।
तो ये आपका होता है वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस। तो ये ऑल ओवर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। वर्स्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपको जरूर क्वेश्चन एग्जाम में या थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और जो मैंने आपको एमसीक्यूज कराए या आप गेट के एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे वहां भी आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये था आपका वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस। अब आपने देखा ओवरऑल, आपने इस लेक्चर में वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस देखा। इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने लोड स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट देखा। लोड स्ट्रेस के बाद आपने वार्पिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट देखा। वार्पिंग स्ट्रेस के बाद आपने फ्रिक्शनल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट देखा। इसके बाद आपने वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस देखा। अब इनसे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल को डील कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल को डील करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल लेते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 41, तो आप देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर आप 41 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे कि ए पेमेंट स्लैब, देखिए क्वेश्चन नंबर, ए पेमेंट स्लैब 22 सेंटीमीटर थिक। तो जो आपकी पेमेंट की स्लैब है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर। थिकनेस, जो पेमेंट की स्लैब की थिकनेस है, आप उसको किससे डिनोट करते हैं, तो पेमेंट स्लैब की जो थिकनेस होती है आप उसको जनरली स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, राइट। तो जो पेमेंट की स्लैब है थिकनेस कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में, वो गिवन है आपको 22 सेंटीमीटर, ठीक है। is constructed over a soil subgrade having modulus of subgrade reaction of 80 kg per centimeter का क्यूब। तो जो आपकी पेमेंट है उसकी थिकनेस तो आपको दी है 22 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद आपको क्या गिवन है, उसके बाद आपको गिवन है कि मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन गिवन है। और मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को आप जनरली किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन कितना गिवन है आपको, 18 केजी पर सेंटीमीटर का क्यूब, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्पेसिंग बिटवीन ट्रांसफर जॉइंट एंड लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट आर 5.5 मीटर। तो आपको ट्रांसफर जॉइंट और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के बीच की जो स्पेसिंग दी है, तो ट्रांसफर जॉइंट की स्पेसिंग है आपकी 5.5 मीटर, और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की स्पेसिंग गिवन है आपको 4.2 मीटर, राइट। आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट द स्ट्रेस ड्यू टू लोड, टेम्परेचर एंड वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस। और आपको स्ट्रेस फाइंड आउट करना है किसका, लोड स्ट्रेस भी और टेम्परेचर। टेम्परेचर में आपका कौन सा आता है, वार्पिंग एंड फ्रिक्शनल। तो मतलब आपको लोड स्ट्रेस भी फाइंड आउट करना है, वार्पिंग स्ट्रेस भी फाइंड आउट करना है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस भी फाइंड आउट करना है। अब इन सबको फाइंड आउट करने के बाद आपको वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस को भी फाइंड आउट करना है। और आपको डाटा जो गिवन है वो डाटा क्या क्या गिवन है, तो आप देखिए आपको डाटा गिवन है। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, व्हील लोड गिवन है। व्हील लोड को आप डिनोट करते हैं जनरली पी से, और ये गिवन है आपको 4500 केजी। कितना गिवन है, 4500 केजी, राइट। उसके बाद आपको क्या गिवन है, उसके बाद आपको गिवन है टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर का डिफरेंस गिवन है। टेम्परेचर का डिफरेंस कितना गिवन है आपको, टेम्परेचर का गिवन आपको डिफरेंस गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस। आपको गिवन है रेडियस ऑफ लोड कॉन्टेक्ट, ठीक है। रेडियस ऑफ लोड कॉन्टेक्ट वो कितना गिवन है आपको, 15 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ लोड कॉन्टेक्ट को आप स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, राइट। इसके बाद आपको गिवन है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सीमेंट कंक्रीट, जो कि गिवन है 3 इंटू 10 दी पावर 5 केजी पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप सीमेंट कंक्रीट की भी गिवन है, वो गिवन है आपको 3 इंटू 10 दी पावर 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या गिवन है आपको, पॉइजन रेशियो भी गिवन है, जिसको आप जनरली म्यू से डिनोट करते हैं, वो गिवन है आपको 0.15। इसके बाद आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है, जो आपको एफ से डिनोट करते हैं, वो गिवन है आपको 1.5। और आपको आगे क्या गिवन है, आप देखेंगे आपको गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्या गिवन है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वो जो आपको दिया है 12 इंटू 10 दी पावर -6 डिग्री सेल्सियस, राइट। यहाँ पे आपको को फैक्टर भी गिवन है, जो कि सी एक्स है। सी एक्स की वैल्यू है आपकी 1.05, एंड सी वाई उसकी वैल्यू है आपको 0.9। तो ये कंप्लीट डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है लोड स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेस एंड आपको वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस। ये सभी को आपको फाइंड करना है। तो मतलब एक ये कंप्लीट होल आपका न्यूमेरिकल हो गया, जो आपके एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस से रिलेटेड है। इस न्यूमेरिकल को डील करने के बाद आपको एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल को डील करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आइए हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और डिटेल इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके इस न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में गिवन है आपको निकालना है लोड स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेस। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिजाइन पैरामीटर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डिजाइन पैरामीटर। डिजाइन पैरामीटर में आपको पता है, डिजाइन पैरामीटर में सबसे पहले मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, जो कि आपको गिवन है कि कितना गिवन है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, तो आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे, जिसको आप कैसे डिनोट करते हैं, गिवन है 80 केजी पर सेंटीमीटर का क्यूब। ये आपको क्या है देखिए यहाँ पे गिवन है, राइट। अब
ये तो गिवन है आपको। अब इसके बाद आपको निकालना है अदर डिजाइन पैरामीटर। अदर डिजाइन पैरामीटर की बात की जाए तो आपको मॉडुलस ऑफ सबग्रेडेशन तो गिवन है 80 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। अदर है हमारा रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। क्या है? रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, जिसको आप जनरली एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। इसका फार्मूला होता है ई एच क्यू अपॉन 12 के, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू स्क्वायर की होल पावर 1/4। ये आपका फार्मूला होता है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का। तो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का फार्मूला होगा यहाँ पे ई क्या है, तो ई है का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सीमेंट कंक्रीट, जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में, राइट। एच है आपकी पेमेंट की थिकनेस, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। के होता है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, ये भी आपको देखिए गिवन है। म्यू म्यू होता है आपका पॉइजन रेशियो, ये भी आपको गिवन है। तो मतलब आपको होल डाटा गिवन है, ओनली आपको फार्मूले में वैल्यू को पुटअप करना है और आप मॉडल रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने होल डाटा गिवन है, आपने पूरी डाटा के में वैल्यू को पुटअप किया और उससे आपने फाइंड आउट कर लिया रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, जो कि आया आपका 62.36 मीटर। तो ये आपका निकल आया रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। अब इसके बाद आप निकालेंगे सेकंड डिजाइन पैरामीटर। सेकंड डिजाइन पैरामीटर है वो है आपका कि इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टेंस सेक्शन। क्या है? इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टेंस सेक्शन, जिसको आप स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला होता है आपका अंडर रूट 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.675 एच। और मैं आपको बता दूं, आपको गलती ना हो, कि जो अंडर रूट है ओनली आपका यहीं तक है, ये जो माइनस 0.675 एच है ये आपका अंडर रूट से बाहर है। आप इसको मत सोचिएगा कि अंडर रूट के ये अंदर है। और ये आपका जो रेडियस ऑफ आपका रेजिस्टेंस सेक्शन होता है उसको निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.675 एच, राइट। अब ये फार्मूला आप कब यूज करते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपकी ए की वैल्यू, अगर आपकी ए की जो वैल्यू होती है, स्मॉल ए जो होता है आपका, उसकी वैल्यू आपकी छोटी आनी चाहिए। किससे छोटी आनी चाहिए? वन पॉइंट आपका छोटी आनी चाहिए 1.724 से। किससे? 1.724। अगर इससे आपकी वैल्यू ये छोटी आती है, 1.724 से छोटी आती है, तो ही आप रेडियस ऑफ रेजिस्टेंस सेक्शन बी निकाल, जो जिसको आप बी से डिनोट करते हैं, ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर ये वैल्यू आपकी इस ए से छोटी नहीं आती है, 1.724 है, इसके साथ साथ क्या रहेगा? एच, एच का भी मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो आप चेक कर लीजिए 1.724 एच। एच क्या है आपकी? जो आपकी थिकनेस दी है, थिकनेस कितना की गिवन है आपको क्वेश्चन में? थिकनेस गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है आपको 22 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 22 सेंटीमीटर। तो 1.724 को 1.724 को आप मल्टीप्लाई करिए एच से, और इसकी वैल्यू ए से छोटी आनी चाहिए। और ए क्या है? तो आपको पता है, यहाँ पे आपको ए गिवन है। ए को आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? ए को आप बोलते हैं जर्नली रेडियस ऑफ लोड कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ लोड कांटेक्ट, जिसको आप ए से डिनोट करते हैं। तो अगर उसकी 15 सेंटीमीटर से बड़ी वैल्यू आती है 1.724 एच की, तभी आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर ये वैल्यू आपकी ए से क्या आती है, आपकी वैल्यू ए की वैल्यू बड़ी आ जाती है और ये वैल्यू आपकी छोटी आ जाती है, तो उस केस में आपका जो बी होगा वो ए के क्या होता है? इक्वल। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने डिजाइन पैरामीटर के जब लेक्चर दिया था उस समय आपको बताया था, और यहाँ भी आपको मैंने रिवीजन कर दिया। अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपका जो ए की वैल्यू है वो छोटी आ रही है। ए की वैल्यू आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, जबकि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है वो अप्रॉक्स 37 पॉइंट करके कुछ आ रही है। तो मतलब जाहिर सी बात है कि ए की वैल्यू आपकी क्या है? छोटी आ रही है, जिससे 1.724 एस से। तो इसलिए आप जनरली ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट था कि ये फार्मूला आप यूज क्यों कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ से देखिए, इस फार्मूले को आपने अप्लाई किया, आपको ए गिवन है, रेडियस ऑफ आपको लोड कॉन्टेक्ट गिवन है, जो कि गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है, एच थिकनेस आपको पेमेंट की गिवन ही है, आपको फार्मूला पता है, आपको पूरी वैल्यू का डाटा गिवन है। आप सभी को डाटा को पुटअप करेंगे। अब पुटअप करने के बाद आप रेडियस ऑफ रेजिस्टेंस सेक्शन निकालेंगे, जो कि आएगा आपका 14.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपने डिजाइन पैरामीटर में आपको जो गिवन था मॉडुलस ऑफ सबग्रेडेशन तो गिवन था, आपने रेडियस ऑफ रिलेटिव थिकनेस भी निकाल लिया और आपने रेडियस ऑफ रेजिस्टेंस सेक्शन भी निकाल लिया, राइट। तो ये आपका कंप्लीटली डिजाइन पैरामीटर हो गया। बस अब अगर आपका डिजाइन पैरामीटर कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद आप लोड स्ट्रेस को निकाल सकते हैं, वार्पिंग स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं और फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तीनों के अलग अलग फार्मूले होते हैं। इंटीरियर के लिए अलग फार्मूला होता है, आपका एज के लिए अलग फार्मूला होता है और कॉर्नर के लिए अलग होता है। तो चलिए इन सबको डिस्कस करते हैं हम आगे। जैसे कि रहा ये आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर फर्स्ट आपका डिजाइन पैरामीटर, स्टेप नंबर 2 है आपका लोड स्ट्रेस का। लोड स्ट्रेस में आपको बताया, जैसा कि मैंने इंटीरियर के लिए आपका अलग फार्मूला होता है, एज के लिए आपका डिफरेंट फार्मूला और कॉर्नर के लिए आपका डिफरेंट फार्मूला। बस फार्मूले में आपको वैल्यू पूरी गिवन है, आपको वैल्यू को पुट अप करना है और आपका तीनों का स्ट्रेस का इंटीरियर, एज और कॉर्नर पे फाइंड आउट हो जाएगा।
तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या है। तो सबसे पहले जैसे ये अगर इंटीरियर की बात करते हैं, तो इंटीरियर का फार्मूला होता है का 0.316 P अपॉन एच का स्क्वायर 4 log base 10 62.36 क्या था L, तो L अपॉन B प्लस 1.069। यहाँ पे आपको पता है P व्हील लोड गिवन है आपको 4500, आपको H थिकनेस गिवन है 22, राइट। 4 log base 10 L अपॉन B, L जो L आपने निकाला है डिजाइन पैरामीटर में, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस वो आपने निकाला है 62.36, और B आपको रेडियस ऑफ रेस्ट्रिक्शन ये भी अभी आपने जस्ट निकाला है 14.2 और 1.069, मतलब आपको बस फॉर्मूला वैल्यू को पुटअप करना है। और आपका इंटीरियर सेक्शन का जो लोड स्ट्रेस आएगा वो 10.69 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, राइट। अगर सेम आप ऐसे आप एज पे आएंगे, एज का फार्मूला होता है आपका 0.572 P अपॉन एच स्क्वायर 4 log base 10 L अपॉन बी प्लस 0.359। यहाँ पे आप पूरी वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू को पुटअप करेंगे और आपका एज पोर्शन पे जो लोड स्ट्रेस आएगा वो आएगा 15.58 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। जस्ट आप बढ़ेंगे आप कॉर्नर पे, कॉर्नर सेक्शन में लोड स्ट्रेस निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है आपका 3P अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ए अंडर रूट 2 अपॉन एल की पावर 0.6। बस आपको फार्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है, इससे आपको कॉर्नर का भी निकल आएगा लोड स्ट्रेस। तो आपने ऑल ओवर लोड स्ट्रेस निकाल लिया, इंटीरियर सेक्शन का भी, ए सेक्शन का भी और कॉर्नर का। सेम ऐसे आप वार्पिंग स्ट्रेस में ही आएंगे, और वार्पिंग स्ट्रेस का भी आपको फार्मूला अगर पता है, बस आपको वैल्यू पुटअप करनी है। और एज पे भी, इंटीरियर पे भी, एज पे भी और कॉर्नर पे भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वार्पिंग स्ट्रेस की। तो अगर इंटीरियर की बात करते हैं, तो इंटीरियर का फार्मूला होता है आपका, सबसे पहले इंटीरियर सेक्शन का फार्मूला होता है, जो आपको फार्मूला होता है ई अल्फा टी अपॉन 2। ई अल्फा टी, ई होता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो आपको गिवन है 3 इंटू 10⁵। अल्फा थर्मल कॉफिशिएंट वो आपको गिवन है 12 इंटू 10⁻⁻6। और टी होता है टेम्परेचर डिफरेंस, वो आपको गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, बाई कर देंगे आप 2। फिर ब्रैकेट में आपका सी एक्स प्लस म्यू सी बाई होता है। सी एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 1.05 प्लस म्यू की वैल्यू का आपको गिवन है पॉइजन रेशियो की 0.15 इंटू सी बाई की वैल्यू आपको गिवन है, कोफैक्टर जो होते हैं इनकी वैल्यू गिवन है आपको 0.9 अपान 1 माइनस म्यू स्क्वायर। तो 1 माइनस म्यू की वैल्यू आपको पता है 0.15 का स्क्वायर, इस पर वैल्यू आपको पुटअप कर देंगे फार्मूले में, और आपका इंटीरियर सेक्शन पे भी वार्पिंग स्ट्रेस आएगा 43.64 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेम ऐसे आप निकालेंगे किसके लिए, एज के लिए। आपको बस फार्मूला पता है, फार्मूले में वैल्यू को पुटअप करेंगे, और आप एज सेक्शन के लिए भी निकालेंगे और आप कॉर्नर सेक्शन के लिए भी निकालेंगे। कॉर्नर का भी फार्मूला पता है, कॉर्नर में भी वैल्यू पुटअप करेंगे, और कॉर्नर सेक्शन के लिए भी आप वार्पिंग स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेंगे। तो मतलब इस यहाँ पे आपने एज, कॉर्नर और इंटीरियर तीनों के लिए आपने वार्पिंग स्ट्रेस को फाइंड आउट कर लिया। अब इनके फार्मूले, इनका डिटेल लेक्चर आपको प्रीवियस में भी देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए आप अगर वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस और इनके न्यूमेरिकल को समझना है, तो आपको लोड स्ट्रेस और वार्पिंग और फ्रिक्शनल स्ट्रेस का जो डिटेल लेक्चर है उसको आपको देखना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में आप देखेंगे फ्रिक्शनल स्ट्रेस निकालना है, और फ्रिक्शनल स्ट्रेस का फार्मूला होता है आपका 1/2 गामा एफ इंटू एल। यहाँ पे जो एल है, ये आपका एल रेडियस ऑफ रिलेटिव स्ट्रेस में, यहाँ पे आप एल देखिएगा, ये एल है आपका, ये जो एल है ये आपका कैपिटल एल से मैंने डिनोट किया है। कैपिटल एल से इसलिए डिनोट किया कि आपको समझ में आए कि जो एल है ये आपका स्पेसिंग है किसके बीच की, ट्रांसफर जॉइंट और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के बीच में स्पेसिंग गिवन थी आपको क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में गिवन थी ट्रांसफर जॉइंट के बीच की स्पेसिंग गिवन थी आपको कितनी, 5.5 मीटर, और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की गिवन थी आपको 4.3 मीटर। तो आपको पता है कि आपको यहाँ पे जो एल है ये ट्रांसफर जॉइंट की स्पेसिंग होती है। तो आपको पता है कि फ्रिक्शनल स्ट्रेस कहाँ देखते हैं, आप ट्रांसफर जॉइंट्स पे देते हैं। तो वहाँ पे आप फार्मूले पे वैल्यू को पुटअप करेंगे। गामा जनरली आपको गिवन नहीं है, तो आपको 2400 लेके चलते हैं। एफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है आपको 1.5, एल जो है आपको गिवन है 5.5 मीटर, जिसको आप इसमें कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, और इससे आपने फ्रिक्शनल स्ट्रेस निकाल लिया 0.99 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह आपने लोड स्ट्रेस भी देख लिया, वार्पिंग स्ट्रेस भी देख लिया, और फ्रिक्शनल स्ट्रेस भी देख लिया। सभी की वैल्यू को आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद आप देखेंगे व्रस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस। क्या देखेंगे आप, व्रस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस। तो व्रस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस, उसको देखने के लिए लोड स्ट्रेस का इंटीरियर की वैल्यू कितनी है आपकी 10.69 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉर्नर की वैल्यू है आपकी 15 पॉइंट आपकी कितनी गिवन है आपकी 58 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, सॉरी इन एज पे, कॉर्नर पे गिवन है आपको 13.28 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेम ऐसे वार्पिंग भी आपको गिवन है इंटीरियर पे, एज पे और आपने कॉर्नर, तीनों पे निकाल ली, और आपने फ्रिक्शनल स्ट्रेस पे निकाल लिया 0.9 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी आपने। अब आपको निकालना है व्रस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस। तो व्रस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसके लिए आपको इंटीरियर पे निकालेंगे,
एज पे निकालेंगे और कहाँ पे निकालेंगे, कॉर्नर पे निकालेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इंटीरियर पे वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, वो होता है आपका एट बॉटम ड्यूरिंग डे टाइम इन विंटर, ये बताया था आपको। तो बस आप देखिए एट बॉटम ड्यूरिंग डे टाइम इन विंटर, तो इंटीरियर पे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लोड स्ट्रेस को प्लस करेंगे आप वार्पिंग स्ट्रेस, प्लस करेंगे आप फ्रिक्शनल स्ट्रेस। लोड स्ट्रेस कितना गिवन है आपको, 10.69, इंटीरियर पे कितना गिवन है आपको, देखिए 10.69, और फ्रिक्शन वार्पिंग स्ट्रेस आपको कितना गिवन है इंटीरियर पे, 43.64, प्लस फ्रिक्शन स्ट्रेस गिवन है आपको 0.99। आप तीनों को ऐड कर देंगे और आपका आ जाएगा 55.32 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस किसके केस में, इंटीरियर के केस में। सेम ऐसे आप निकालेंगे एज के केस में। एज में भी आपको मैंने बताया था कि होता है आपका एट बॉटम ड्यूरिंग डे टाइम इन विंटर, और आप तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एज का वैल्यू, किसकी एज की वैल्यू, लोड स्ट्रेस की भी ऐड कर देंगे, वार्पिंग की भी ऐड कर देंगे और फ्रिक्शनल की भी ऐड कर देंगे, और आपका निकल आएगा एज पे फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस जो कि आया है आपका 54.36 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तो बात हुई आपकी इंटीरियर की और एज की। अब ऐसे आपसे हम निकालेंगे एट कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे देखेंगे आप, तो कॉर्नर पे आपको पता है कि जनरली कॉर्नर पे आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस तो होता ही नहीं, जीरो होता है। अब कॉर्नर पे आपका ओनली होता है लोड का, और कहाँ का होता है आपका वार्पिंग का, और कॉम्बिनेशन का होता है एट टॉप ड्यूरिंग नाइट टाइम। क्या होता है, एट टॉप ड्यूरिंग नाइट। और बस आपको एट टॉप ड्यूरिंग नाइट का पता है, आप उनकी वैल्यू को पुटअप कर देंगे, आपका आएगा 27.12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह आपका कॉर्नर का भी वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस निकल जाएगा। तो ये ऑल ओवर आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। इसमें आपने देखा डिजाइन पैरामीटर को भी कैलकुलेशन देखा, लोड स्ट्रेस का भी कैलकुलेशन देखा, आपने वार्पिंग स्ट्रेस का भी कैलकुलेशन देखा, देन आपने फ्रिक्शनल स्ट्रेस का कैलकुलेशन देखा, और उसके बाद आपने फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस को भी देखा। तो इस तरह आपका ये ऑल ओवर न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। तो ये ऑल ओवर आपका आज से कंप्लीट हुआ एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ जॉइंट। क्या देखने वाले हैं, डिजाइन ऑफ जॉइंट, जो कि एग्जाम के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजाइन ऑफ जॉइंट्स, वो डिजाइन ऑफ जॉइंट आपकी मेनली दो टाइप की होती है, एक होता है आपका ट्रांसफर्स जॉइंट और एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। क्या होता है, एक आपका ट्रांसफर्स जॉइंट और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। अगर ट्रांसफर जॉइंट की बात की जाए तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एक्सपेंशन जॉइंट और दूसरा होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो इन सबका हम लोग डिटेल देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, डिजाइन ऑफ जॉइंट के, और वहाँ पे हम लोग इन सब का कॉन्सेप्ट समझेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो और मेरे हाईवे इंजीनियरिंग के जो भी लेक्चर हैं वो वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमारे चैनल काइजन टेक को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आने वाले समय में आपको जैसा कि मैंने बताया कि सॉइल मैकेनिक्स और सर्वेइंग भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनको भी आप कंटिन्यू करिएगा साथ साथ, और आई होप कि आप अच्छे होंगे। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। Change for good.